हाय एवरीवन। मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण में यह नारा आपने जरूर सुना होगा और तारीख है 22 जनवरी 2024। जी हाँ, ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन से रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, बिजनेस और पॉलिटिक्स का इसमें क्या रिलेशन है और किस प्रकार से श्री राम मंदिर के उद्घाटन होने से अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन के उभरने वाली है, इन्हीं इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर रखा है कि हम सिर्फ डेटा के साथ बात करेंगे, तो डेटा पॉइंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें 3 तरीके से इसको समझना होगा। सबसे पहले हम समझेंगे इसको श्री राम मंदिर के इतिहास से, श्री राम मंदिर के इतिहास और इसके विवाद का कारण। दूसरा हम समझेंगे कि 22 जनवरी 2024 का दिन कैसे इतिहास बदलने वाला है। और तीसरा हम समझेंगे कि यूपी की इकोनॉमी पे श्री राम मंदिर का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ताज होटल, बिसलेरी, ओयो, आईटीसी और भी न जाने कितनी बड़ी कंपनियां अयोध्या में इन्वेस्टमेंट के लेके कितनी डेस्परेट हैं। ये सब हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं श्री राम मंदिर के इतिहास के बारे में और इसके विवाद के बारे में। तो जैसा कि रामायण में श्री राम का उल्लेख है और हमारे सबसे प्रिय पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हम जानते हैं। श्री राम विष्णु का एक अवतार है और इनका जन्म दशरथ जी के यहाँ अयोध्या नगरी में हुआ था। अयोध्या नगरी से जब श्री राम का राज तिलक होने वाला था, उनको वनवास मिल जाता है और जब श्री राम वापस आते हैं तो अयोध्या झूम उठती है। इसी के लिए हम दीपावली मनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ अब होने वाला है। एक बार फिर से पूरा देश अयोध्या से भी बड़ी दीपावली मनाने जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इतिहास को हम देखें, कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में एक बाबर नाम का मुगल आक्रांता आता है 1528 में। चूंकि बाबर पहली बार अप्रैल 1526 में भारत में आता है और मंदिर तोड़ने की परंपरा के तहत वो राम मंदिर को भी ध्वस्त करता है। राम मंदिर को ध्वस्त करके कुछ सालों बाद उस मंदिर को एक मस्जिद का रूप दे दिया जाता है, जहां पे मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं। खैर, जब तक मुगल आक्रांताओं का शासन होता है तब तक इस मुद्दे पे इतनी कोई बहस नहीं होती है और ये शांत रहता है। लेकिन 1853, 1855 और 1858 के लगभग कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें श्री राम मंदिर के अवशेष होने और इसमें पूजा करने की मांग उठती है। तो कुछ ऐसे विवाद होते हैं जिनमें हिंसा के भी कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं, कुछ लिखित प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पे हिंसा भी हुई थी और इसके लिए संघर्ष भी हुआ था। एक है जोसेफ फिलैंथ्रोपिस्ट के नाम से कुछ एक लेखक है, उन्होंने भी इसके लिए जिक्र किया है कि उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे हुई हिंसा के बारे में जिक्र किया है और वो मामला ब्रिटेन, लंदन तक भी गया था। अब आगे बात करते हैं कि कैसे श्री राम मंदिर का विवादित ढांचा, जिसको बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा बोला गया था, उस ढांचे का विवादित जो टर्म कॉइन किया गया वो कैसे हो। बात करते हैं 1853 के दंगों के बाद लगभग 17वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बाद लगभग 1980 में विश्व हिंदू परिषद आता है जो राम मंदिर के लिए मुहिम चलाता है। और विश्व हिंदू परिषद की अगर बात करें तो हम थोड़ा सा पीछे और जाएंगे कि 1949 की रात 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के एरिया में मूर्तियां जो रामलला की बाहर चबूतरे पे विराजमान की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत, उनको अंदर पाया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि रामलला खुद वहां पे विराजमान हुए हैं, प्रकट हुए हैं और 22 और 23 दिसंबर की रात को वहां पे पूजा स्टार्ट होती है। 23 दिसंबर को सुबह होते होते मुस्लिम पक्षकार भी वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और हिंदू ऑलरेडी उस मस्जिद के अंदर होते हैं। चूंकि लोग दोनों तरफ से आ जाते हैं तो स्थिति अनियंत्रण में होती है और सरकार तक ये बात पहुंचती है। सरकार तक जब बात पहुंचती है तो सरकार इसको शांत करने के लिए दोनों पक्षकारों से बात करने के लिए अपना प्रस्ताव रखती है और बाद में ये निर्णय लिया जाता है थोड़े दिन बाद में
कि इस भूमि पर किसी का भी विवाद नहीं है, किसी का भी हक नहीं है, जब तक कि ये भूमि अदालत के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा निश्चित नहीं कर दी जाती। ऐसा कुछ एक बातचीत होती है जिसमें ना तो हिंदू उस पे अपना अधिकार दे सकते हैं, ना ही मुस्लिम। और जो जिस सिचुएशन थी, उसी सिचुएशन में रामलला जहाँ पे विराजमान थे, उसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन में ही रामलला की मूर्तियों को रखा जाता है और सरकार एक कमेटी का निर्माण करने के लिए आगे आती है। उसके बाद में 1980 के लगभग विश्व हिंदू परिषद फिर से एक्टिव होता है और राम मंदिर के निर्माण के लिए वो पूरे देश से ईंटें जुटाने का काम करता है कि हम राम का मंदिर बना के रहेंगे और हर एक नागरिक इसमें योगदान दे। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से वो आग्रह करता है कि वो ईंट और पत्थर की व्यवस्था करें ताकि हम राम मंदिर बना सकें। तो ये बात हुई वहां तक। अब चूंकि ढांचा विवादित हो चुका है और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वहां पहले मस्जिद थी या मंदिर था, क्योंकि वर्तमान में उस वर्तमान में वहां पे मस्जिद थी, तो वो ये क्लियर नहीं कर पा रहे कि यहाँ मंदिर था, और अगर मंदिर था तो उसके अवशेष उनको पूरे मिल नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए एक न्याय कमेटी बनाई गई और ये डिसाइड किया गया कि हम इसका हल बातचीत से निकालेंगे और अवशेषों की खोजबीन करेंगे। इसी दौरान लगभग 1990 में फिर से ऐसी झड़पें होती हैं और 6 दिसंबर 1992 को भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद एक रैली करते हैं और रैली सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए की जाती है। इस रैली का उद्देश्य होता है कि हम श्री राम मंदिर की इस स्थापना को पूर्ण करके ही रहेंगे और लगभग 1.5 लाख कार सेवक वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से वहां पे सेवा करने के लिए उपस्थित हुए थे। तो लगभग 1.5 से 2 लाख कार सेवक अयोध्या की ओर चल पड़ते हैं। लगभग सुबह के 6 बजे 7 बजे के लगभग कार सेवक हिंसा करने लगते हैं वहां पे और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कार सेवकों ने हिंसा का रूप ले लिया और मस्जिद पे चढ़ गए, मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। लगभग 11 बजे तक दूसरा ढांचा गिरता है और लगभग 5 बजे तक सबसे बड़ा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। तो ये बात करें इतिहास की, तो इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने वहां पे इस प्रकार से किया, जो कि कुछ अखबार ऐसे दावा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था उसमें भी ऐसा था। इसके विरोध में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, साध्वी प्रज्ञा जैसे कुछ लोगों पे आरोप भी लगते हैं, कल्याण सिंह जी पे भी आरोप लगते हैं। बाद में फैसला आता है, उन पे आरोप खारिज भी हो जाते हैं। तो ये सब एक इतिहास की बातें हैं। अब हम बात करते हैं 2017 की। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का एक निर्माण किया गया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये काम था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के साथ मिलके मंदिरों के अवशेष जुटाना और मंदिरों के अवशेष, उसमें वहां मंदिर था, इसके अवशेष अगर वहां पे होते हैं क्लैरिफाई, तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में एक पैनल बना के इस पूरे विवाद पे अपनी फैसला देगा। 9 नवंबर 2019 को फैसला आता है जो हिंदू पक्षकार के पक्ष में होता है। तो हिंदू पक्षकार के पक्ष में यह फैसला आता है कि श्री राम मंदिर की जन्मभूमि से लेकर जो बाबरी मस्जिद की जन्मभूमि से लेकर ढांचा गिराने से रिलेटेड जो जगह है जिसका विवाद चल रहा है, 2.67 एकड़ जगह, वो हिंदू धर्म के लोगों की है और इस जगह पे केवल उनका अधिकार है। और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड एक जब दूसरी जगह 22 किलोमीटर दूर उनको अलोकेट की जाती है कि इस जगह पे अगर आपको मस्जिद बनानी तो हम आपको ये लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यहाँ पे मस्जिद बनाइए। लेकिन ये जगह श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ही है और यहाँ पे मंदिर के अवशेष हैं जो कि कार्बन टेक्नोलॉजी से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी क्लियर कर दिया है। श्री राम मंदिर के बारे में जितने भी बुक्स में लिखा हुआ है उनमें भी क्लियर हो रहा है कि लोगों की आस्था भी यही कर रही है। तो तीनों फैक्टर के अकॉर्डिंग ये क्लियर था कि श्री राम मंदिर की जो जमीन है वो मंदिर कमेटी की है और ये हिंदू पक्षकारों से रिलेटेड ही है। 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद में जब लॉकडाउन का दौर होता है तो 2020 के लगभग वहां पे कार्य शुरू करने की योजना बनती है। एल&टी को कार्य प्रोवाइड किया जाता है। सबसे नोट करने वाली बात है कि एल&टी
इसमें कोई भी प्रोफेशनल फीस नहीं ले रही है, एल&टी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। 1800 करोड़ रुपए का मंदिर का बजट है और 18,000 करोड़ रुपए अयोध्या के रीडेवलपमेंट के लिए है। एल&टी मंदिर का निर्माण कर रही है, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स मंदिर के निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम कर रही है और सीबीआरआई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और साथ में एक शिल्पकार इसके बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मंदिर के निर्माण से रिलेटेड पक्षकार हैं जो उसमें योगदान दे रहे हैं। तो 5 अगस्त 2020 को इसका काम शुरू हुआ और एल&टी की डेडलाइन के अकॉर्डिंग, डिजाइन कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग 22 जनवरी 2024 है काम कंप्लीट करने की डेट, लेकिन उसके 2 ही दिन पहले उद्घाटन है। तो ये तो पक्की बात है कि मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और टाइमली पूरा हो चुका है। एल&टी ने जो टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहा है और इसमें टाटा कंसल्टिंग ने भी काफ़ी अच्छी योगदान भूमिका निभाई है और टाइमली इसको कंप्लीट करने में पूरा योगदान दिया है। तो ये बात हुई इसके निर्माण से रिलेटेड और इसकी कॉस्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं 22 जनवरी 2024। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 क्यों इतिहास बदलने वाला है? क्योंकि ये संघर्ष है लगभग 500 साल का। जिस प्रकार से इज़राइल में एक विवादित जगह है जिसका इतिहास बहुत पुराना है, वैसे ही ये इतिहास भी कम पुराना नहीं है। 500 साल पुराने इतिहास को जो बाबर जैसे मुगल आक्रांताओं ने गलत नियत के साथ स्थापित करने की कोशिश की थी, उस पे एक जीत हासिल हुई है। तो उस इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है जो सभी श्री राम के समर्थकों और भक्तों के लिए एक हर्ष का पल है। चलो ठीक है, ये बात हो गई 22 जनवरी 2024 की। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी और देश के अन्य गणमान्य लोगों को इनवाइट किया गया है और ये राम मंदिर के ट्रस्ट के निर्माण से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिस पे हम बात करेंगे डेटा के साथ, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और बिजनेस की। तो बात करते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिसलेरी, ओयो, ताज होटल, आईटीसी जैसे, रेडिसन ब्लू जैसे बड़े ब्रांड्स वहाँ पे काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे वो डेस्परेट हैं कि वहाँ किस प्रकार से वो बड़े प्रोजेक्ट लगा पाएँ और वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य और प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव भी रह चुके हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी, जो आईएएस रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री में जब लोग आना स्टार्ट होते हैं, जब टूरिज्म बढ़ता है तो मनी फ्लो होता है। जब मनी फ्लो होता है तो लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जब अपॉर्चुनिटीज बनती है तो अपने आप इन्वेस्टमेंट आता है, जब इन्वेस्टमेंट आता है, अपॉर्चुनिटीज बनती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो पक्की बात है लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो जीडीपी अपने आप ग्रो करेगी। तो ऐसे ही बात होने वाली है कुछ अयोध्या के साथ। एक एस्टिमेट आया है कि अयोध्या में 2031 तक सालाना 4 करोड़ से ज्यादा यात्री आने वाले हैं देखने के लिए। और अभी का एस्टिमेट ये है कि इनॉग्रेशन के जस्ट बाद 1 से 2 लाख लोग प्रतिदिन अयोध्या में आने वाले हैं और ये कोई चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं है क्योंकि ये पहले ही साबित हो चुका है वाराणसी से। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन के बाद, मतलब उसके रीडेवलपमेंट के बाद, सावन मास में लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का डेली फुटफॉल है। तो अगर राम मंदिर उससे बड़ा है, आस्था का बड़ा केंद्र है, तो ये तो जाहिर सी बात है 2 लाख से भी ज़्यादा ही लोग पर डे आने वाले हैं और इससे अयोध्या की इकोनॉमी और बिजनेस का लैंडस्केप पूरी तरह से बदल जाने वाला है। बात करते हैं इस लैंडस्केप को बदलने के लिए अब तक कितना खर्चा हो चुका है। तो खर्चा हो चुका है अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए एनएचआई ने मेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड हाईवे से रिलेटेड उस पर किया है, 7,000 से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट ने किया है और बाकी अदर जो हैं वहाँ के लोकल गवर्नमेंट और अदर स्टेट से और फंडिंग एजेंसियों से मिले। तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए किया गया। ये 30,000 करोड़ के डेवलपमेंट में से 18,000 करोड़ का डेवलपमेंट राम मंदिर और आसपास के एरिया में हुआ है और बाकी डेवलपमेंट पूरे अयोध्या में ही हुआ है। अयोध्या को एक ग्लोबल सिटी, एक टूरिज्म हब बनाने के लिए हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और इसके आसपास लगभग 37 लोकेशन ट्रेस किए गए हैं, जिन लोकेशन को जो बड़े मंदिर हैं,
जो वहाँ पे आसपास में कुछ नदियों के पाल हैं और एक भरत कुंड है। भरत कुंड वो जगह है जहाँ पे श्री राम के अयोध्या से वनवास जाने के बाद भरत ने तपस्या की थी और जब तक श्री राम वापस आए थे तब तक वो उस जगह पे रहे थे। तो भरत कुंड को भी अच्छी तरीके से रिनोवेट किया जा रहा है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा पैसा खर्च करके उसको भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं अयोध्या एयरपोर्ट की। अयोध्या एयरपोर्ट इनॉग्रेशन से पहले ही चालू कर दिया गया है और डेडलाइन से पहले उसको शुरू किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आने वाले हैं और इतना टूरिज्म बढ़ने वाला है कि एक प्रोजेक्शन है कि लगभग अयोध्या ही नहीं, यूपी की भी जीडीपी में इसका एक बड़ा योगदान होने वाला है। तो ये मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, ये डेवलपमेंट का भी केंद्र बनने वाला है। अब बात करते हैं ताज होटल, ओयो, बिसलेरी, आईटीसी की। ताज होटल के अभी एक सीनियर बंदे का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि हम 2 प्रॉपर्टी डेवलप करने वाले हैं, वहाँ पे 5 स्टार 2 होटल बनाने वाले हैं। सेम रेडिशन ब्लू आईटीसी ग्रुप भी ऐसा ही करने जा रहा है और ओयो ने तो अपनी पार्टनरशिप ऑलरेडी वहाँ पे स्टेब्लिश कर रखी है और ओयो डेस्परेटली वहाँ पे हर होटल को लिस्ट कर रहा है और उनके डेवलपमेंट के लिए लग चुका है। और बिसलेरी के सीनियर ऑफिशियल का स्टेटमेंट आया है कि बिसलेरी अपना एक नया बिसलेरी इंटरनेशनल, जो आप जानते हैं पानी की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मिनरल वाटर देते हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि हम जल्दी ही एक बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वहाँ लगाने वाले हैं। तो इतना सब इन्वेस्टमेंट आ रहा है और एक प्रोजेक्शन ऐसा भी है कि 2031 तक अयोध्या के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए। अगर ये प्रोजेक्शन आया है तो पक्की बात है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जैसे अब तक डेडलाइन मीट हुई है 2031 तक ये डेडलाइन मीट होंगी और ज़रूर ये डेवलपमेंट का काम चालू होगा। तो हमने ये समझा कि किस प्रकार से एक मंदिर जो सिर्फ आस्था का केंद्र मान रहे हैं कुछ लोग, मैं मानता हूँ कि वो आस्था का केंद्र तो है ही, वो डेवलपमेंट का भी केंद्र है। वो विकास की एक नई नींव खड़ी करने वाला है अयोध्या में और वहाँ पे छोटे उद्योग, स्पेशली जो एमएसएमई हैं, जो लोकल लोग हैं, उनका वहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस बढ़ने वाला है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पॉलिटिकल विल से कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करता है। ऐसा मैं उदाहरण देता हूँ सिंगापुर का। सिंगापुर 1965 में जब एक अस्त व्यस्त जगह थी, लोग आते थे वहाँ पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से आते थे और वो एक हब बन के रह गया था कि वहाँ पे लोग आते थे, वो ठहरते थे, फिर जापान जाना हो, चाइना जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करते थे, वो जाते थे। ल्यू क्योन यून वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में उन्होंने इतने अच्छे पॉलिटिकल डिसीजन लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऐसे-ऐसे डिसीजन लिए ताकि इकोनॉमी में टूरिज्म सबसे ज़्यादा बढ़े और जब टूरिज्म बढ़ेगा तो अपने आप मनी फ्लो होगा तो अपने आप इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ऐसा ही मुझे लगता है अयोध्या में भी एक बिज़नेस केस स्टडी जो हमने बनाई है, वो पक्की बात है कि अयोध्या की इकोनॉमिक और बिज़नेस लैंडस्केप को बदल के रख देगा अगले 10 साल में। ताज होटल से भी ज़्यादा फुटफॉल अयोध्या में होने वाला है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, वर्तमान सरकार ने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ और ना जाने कितने ही मंदिरों को उद्घाटन, रीडेवलपमेंट किया है और उन मंदिरों के रीडेवलपमेंट के बाद वहाँ पे फुटफॉल 10 गुना तक बढ़ गया है। तो अगर किसी देश को, किसी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसकी संस्कृति को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है और संस्कृति को ग्रो करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ उसको नए पैमानों के साथ मीट करना ज़रूरी है ताकि संस्कृति भी ग्रो हो और इकोनॉमी भी ग्रो हो। तो आज हमने सीखा कि कैसे राम मंदिर का इतिहास है, कैसे बड़ी-बड़ी कंपनियां अयोध्या में इन्वेस्टमेंट के लिए डेस्परेट हैं और कैसे इन इन्वेस्टमेंट से अयोध्या वासियों के लिए बिजनेस के नए द्वार खुलने वाले हैं जो जीडीपी में बहुत बड़ी एक ग्रोथ लेके आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आपको किस प्रकार से और डेटा के साथ बात करनी है, हमारा उद्देश्य सिर्फ डेटा के साथ बात करना है। तो किस प्रकार के डेटा के साथ, किस केस स्टडी में बात करनी है, मुझे ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए ज़रूर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।